अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक ज़माने में उबैदुल्ला अलीम साहब के यहाँ मजलिस जमी हुई थी, तो जंग के किसी सहाफ़ी ने उनसे किसी हवाले से बात की या फ़ोन पे इंटरव्यू या कुछ ऐसी डिस्कशन उनकी चली, जिसमें उन्होंने फिर उनको कहा कि अच्छा किसी दिन मिल बैठते हैं। तो उस गुफ्तगू से जो खालिसतन सियासी समाजी नोयत की थी, वापस आए तो उन्होंने एक शेर सुनाया, वो इंसानी मसाइल जो अभी नाकाबिले हल हैं, वो इंसानी मसाइल जो अभी नाकाबिले हल हैं, अगर रिंदों को फुर्सत हो तो मैं खाने में रख देना। ज़ाहिर है इससे रिंद से मुराद यहाँ पे नशई और टुन लोग नहीं है, मतलब ताहिर अशरफी तो बहरहाल उससे मुराद नहीं है। इससे ये मुराद है कि जो किसी इल्म, फ़हम और इदराक के नशे की आदत रखने वाले और उसमें मखमूर रहने वाले, उन कैफियत से हाथ उठाने वाले और उनको मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ में ट्रांसलेट करने की इस्तिताअत रखने वाले जो अफराद होते हैं, वो हर ज़माने में कुछ ज़्यादा नहीं होते। आज इत्तफाक से मुझे एक और हवाले से भी ख़्याल आया कि ये जो आप अक़लियत अक़लियत का शोर सुनते हैं, और बल्कि अक़लियत का एक तंज़ है जो किया जाता है, तो गौर करके देखें कि दुनिया में जो फ़ैसले करती हैं इंसानी नस्लों के आइंदा आने वाले मुकद्दर की, इंसानों का वो तबका तो हमेशा से अक़लियत में ही होता है। आप गौर करके देख लें, किसी भी ज़माने में अक्सरियत गहराई के साथ मुताले का ज़ौक़ नहीं रखती। अक्सरियत किसी इशू के साथ और किसी मकसद के साथ इतनी कमिटेड नहीं होती कि वो अगली सदियों तक मार कर सके उनका शौक़ और उनका ज़ौक़ और उनकी जो वफ़ा है अपने मकसद के साथ। और इंसानों में से भी आपको साइंस का मजमून पढ़ते हुए बहुत से लोग नज़र आएंगे। यूनिवर्सिटियाँ बड़ी पढ़ी हैं, हर यूनिवर्सिटी के बेसिकली तो दो ही हिस्से होते हैं ना, नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज। तो वो जो प्योर साइंसेज या नेचुरल साइंसेज वाले सब्जेक्ट हैं, उसमें स्टूडेंट्स की तादाद की तो कोई हद ही नहीं, मतलब कितने होते हैं, बेशुमार होते हैं। लेकिन उनमें से जो एक टेंजिबल रिसर्च या इंसानियत के काम आने वाले, लंबा अरसा चलने वाले जो मौज़ूआत हैं, उनके साथ अपनी ज़हनी, कल्बी और रूहानी वफ़ा के साथ ज़िंदगियाँ करते हैं, उनकी तादाद कितनी होती है? इतने ज़्यादा नहीं होते। वो जो इनफरादी अक़लियतें हैं, उनको जब मुआशरती अक़लियतों तक लेके आएँ, तो मुआशरती अक़लियतें मुआशरे में कलील अफराद पर मुश्तमिल बासलाहियत लोगों का ग्रोह, बासलाहियत लोगों का तबका, और जो अपने एनर्जी और अपनी सलाहियतों का एक शम्मा और एक औंस भी ज़ाया करने में यकीन ना रखते, और उनको हर वक्त ये फ़िक्र लाहक हो कि हमने करना क्या है, जा किधर रहे हैं, मतलब सिर्फ अपना ही नहीं, लोगों का भी। वो तादाद एक वक्त में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जब लंबी चौड़ी बहसें हुआ करती थी एक ज़माने में दोस्तों के साथ, तो वहाँ के जो हट्स हैं वो पता नहीं, अब उन्होंने सुना है कि गिरा दी हैं बाद में, लेकिन अगर गिराए हैं तो बहुत बुरा किया होगा। वो तो एक 2-3 दहाइयाँ तो हमने देखते हो गई कि एक यादगार सी चीज़ थी, यानी लोग बाद में अपनी ज़िंदगियों में फेडरल सेक्रेटरी भी हो जाते थे, डिप्टी कमिश्नर हो जाते थे, फिर भी वो अपने बीवी बच्चों को लेके वो हट्स पे ज़रूर आते थे, क्योंकि वहाँ उनकी एकेडमिक छुरियाँ तेज़ करने का नॉस्टैल्जिया वहाँ पे मौजूद होता था। वो उन जगहों को देख के तो याद करते थे कि किस किस मौजू के ऊपर कितनी कितनी देर तक बात चली। मुझे याद आया हमारे दोस्त उस ज़माने में मंजूर चांडियो, बिल्कुल यूँ समझ लें कि
एक सिंध के जो देहात में से जो एक आइडियल और मिसाली शख्सियत हो सकती है कि एक ही रंग के शलवार कमीज में बेशक हफ्ता गुजर जाए, कोई ऐसी परवाह नहीं है, कॉम्प्लेक्स फ्री। और उसने एमएससी में तो दाखला उसको मिला हिस्ट्री की, लेकिन उसने हमारे सामने तो यूं लगा कि उसने ज़ीरो से स्टार्ट लिया था। और फिर उसकी कमिटमेंट का लेवल क्या था, उसने उसके साथ यानी ऑल द वे किसी गोट से आना, गोट कंबरली गार्मेंट भी इधर लाड़काना के करीब, वहाँ से आके फिर, और वो शादीशुदा भी था बाद में पता चला उस वक्त। तो वो जो एक लड़कों और लड़कियों का एक ग्रुप आता है क्रीम के रंग में, पाकिस्तान से सिलेक्टेड, उनमें अपने आप को पहले एडजस्ट करना, फिर सिंक्रोनाइज करना, फिर एट पार आना। अब बाद में फिर सहाफ़त को उसने एज ए पेशा अपनाया, सिंधी अखबारों के साथ, फिर उर्दू अखबारों के साथ, फिर आगे करते करते डॉन के साथ, अब वो डॉन का इंटरनेशनल पेज का इंचार्ज है और हेड है। और मैं जब कभी कभी उसके आर्टिकल्स देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल तस्लीम करना पड़ता है कि जैसी अंग्रेज़ी अब वो लिख रहा है वो हमसे तो नहीं लिखी जाती, लेकिन एक ज़माने में तो उसको बुनियादी वो चीज़ें भी, लेकिन उसकी कमिटमेंट और उसकी वफा अपने पेशे के साथ, वो उस अक्सरियत में अकलियत था उस ज़माने में। अपनी अपनी लाइनों में सारे निकले, लेकिन लिखने पढ़ने के साथ ज़ीरो से भी स्टार्ट करके उसकी जो कमिटमेंट थी, वो आज उसको कोई ये नहीं कह सकता कि ये आपने क्या लिखा है। और वैसे भी अब माशाल्लाह जर्नलिस्ट यूनियन के और आगे पीछे कराची प्रेस क्लब का भी बोर्ड मेंबर भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे सामने उसने किस तरह कतरा कतरा जमा किया अपने पास। वो जिस तरह वो मकान तामीर हो रहे होते हैं ना, तो एक वार के ऊपर दूसरा लगता है, फिर तीसरा लगता है, इस तरह उसने ज़ुबान, सोशियोलॉजी और जो तज्जियाती इंटेलेक्ट, इन सारी चीज़ों को वो कैसे लेके चला। इसी इनफरादियत के इसमें यानी उसको कोई एचिसोनियन होने का और वो कोई बहुत इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए था। ये तो वो रास्ता है कि बस चल पड़े कोई। इन दिनों इत्तेफाक से हमने वो एक किताब काफ़ी अरसे के बाद फिर दोबारा पढ़नी शुरू की, तो उसमें भी मैं उसका तफसीली ज़िक्र तो बहरहाल कुतुब नुमा वाले प्रोग्राम में करूँगा, लेकिन सरेदस्त मेरा सिर्फ ये गुजारिश करना मकसद था कि इनफरादी यानी अफराद में से अकलियतें, पढ़ने वाले, लिखने वाले, कमिटमेंट के साथ आगे चलने वाले, ख्वाब देखने वाले और फिर उन ख्वाबों की ताबीर पे ज़िंदगियाँ लगा देने वाले, ये कहाँ इतने ज़्यादा लोग होते हैं। इसी तरह ये 22-22 करोड़ के जो फिगर आप सुनते हैं, ये करोड़ बहुत सारे होते हैं, करोड़ों की जी आबादी है जी, ये वो है जी वो। उस हुजूम में एक टारगेट और समत मुतय्यन करके मुस्तकिल मिजाजी के साथ, एक तयक्कुन के साथ, एक क्लैरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड के साथ आगे बढ़ने वाला इंसानों का तबका, वो अकलियत में ही होगा, वो अक्सरियत हो ही नहीं सकता। और इस वक्त अगर अथेंटिकेटेड अकलियत करार दिया गया है वहाँ पर पाकिस्तान में किसी को, तो वो खुशकिस्मती जो है वो उन्हीं अहमदियों के हिस्से में आई जिन्होंने, अब मैं पहले वो बताया था ना कि इनफरादी अकलियत में इतनी बड़ी कोई 30-40 की जो उस ज़माने का बैच था, उसमें से एक था जिसने ज़ीरो से सब कुछ शुरू किया और फिर उसको कोई मसला नहीं आया आगे जाके। पुरानी तस्वीरें एक दफ़ा हमने देखी, जब रब्वा शुरू हुआ तो दो चीज़ों के ऊपर वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, एक हेल्थ के ऊपर, एक एजुकेशन के ऊपर। कॉलेज तो बल्कि जो मोहम्मद अली साहब बताया करते थे कि जब अभी सिर्फ वहाँ से नकल मकानी करके तो लाहौर में अभी आर्जी पड़ाव था तो वहीं पे शुरू करवा दिया था
उस वक्त के इमाम जमात अहमदिया ने। बल्कि एक जो अंजुमन की तजवीज़ थी, जो मुख्तलिफ अमायदीन उस वक्त थे बुज़ुर्गान, तो उन्होंने जाके बाद अब ये बसद अदब ये गुजारिश की कि हुज़ूर अभी हालात ऐसे हैं वसाइल के लिहाज से भी और वो कि अभी इसको मौखर कर लिया जाए कुछ वक्त के लिए। तो उस पे जो मोहम्मद अली साहब बताते हैं कि इमाम जमात अहमदिया मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका आपको क्या फ़िक्र है पैसों की, कल आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर जहाँ जगह मिलती है फ़ौरन जाके तो काली शुरू करो। तो वो फिर कहते हैं हमने सफ़ा वाला चौक से सफ़ें ख़रीद के तो वहाँ सफ़ों पे क्लास लगा दी ताकि हुक्म की एक तामील हो जाए, फिर आगे वो सिलसिला चलता गया। इसी तरह हॉस्पिटल की हमने एक तस्वीर देखी पुरानी कि एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा, उसकी एक साइड पे खिड़की है, वो फजल उमर हॉस्पिटल की इब्तदाई शक्ल थी। वही एमरजेंसी थी, वही ऑपरेशन थिएटर था, वही ओपीडी थी और वहीं से इब्तदा हो गई। और डॉक्टर मिर्ज़ा मुनव्वर अहमद साहब वो जहाँ से वो पढ़ लिख के उसके बाद उनके पास लाहौर में बैठ जाते, ऑप्शन तो काफ़ी थे ना, लेकिन वो बैठ गए वहाँ पर। उन्होंने उस छोटे से जो एक इब्तदाई रूडिमेंट्री इनिशिएटिव था उसमें उनको ये पता था कि मैं इसकी बुनियाद में पानी डाल के और इसको अभी सिंचाई करके और मैं कहाँ तक बात लेके जाना चाहता, हमने कहाँ पहुँचना है। फिर वो आगे सिलसिला चला। अब वहाँ के सिस्टम को देखा जाए या दिखाया जाए तो लोगों को यकीन नहीं आता, खुद हमें भी हैरत तो होती है, लेकिन इस तरह नहीं होती, क्योंकि ये पता है कि फिर जो इस वफा और इस कमिटमेंट के साथ आगे चलते चले जाने वाले लोग हैं उनके सामने रुकावटें, मुखालफतें, गालियाँ, दुश्नाम, इल्ज़ाम, ये सब तो उनके साथ साथ चलना ही है, लेकिन उनका जो प्रैक्टिकल आउटपुट है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसने चलना ही है साथ साथ। फिर एजुकेशन के हवाले से किस तरह के इदारे उस ज़माने में कि मतलब धूप में खड़े होकर छतरी ले लेके, वो जो साहब भी बल्कि बताया करते थे कि उस वक्त प्रिंसिपल जो थे बाद में खलीफा तीसरे इमाम बने, तो वो छतरी लेके तो उसके ऊपर खड़े हुए हैं और वो इदारे बन रहे हैं, और उस ज़माने में डिग्री कॉलेज वहाँ पे बन गया। फिर बाद में उसको नेशनलाइज किया, फिर उसमें उल्लू बोले, उसका बेड़ा गर्क हुआ हुकूमती सरपरस्ती के अंदर, बिल्कुल कुछ भी ना उसके पल्ले छोड़ा, लेकिन उसके पैरेलल इदारे साथ ही डेवलप कर लिए। अब जहाँ पर वो नस्लें पढ़ के तो आगे परवान चढ़ रही हैं, उनको वो एक डॉक्यूमेंट्री मौजूद थी मौजूदा इदारों की, तो वो पिछले दिनों एक दो जर्मन डॉक्टर्स थे, उनके साथ मैंने बैठ के देखी और शेयर की। तो कहते हैं कि मतलब यहाँ पे बहुत आला दर्जे की चीज़ें बनती हैं, लेकिन जितना प्रोफेशनलिज्म हमें इसमें नज़र आ रहा है, ख़ुद हमारे लिए ये काबिल हैरत है। हमें ताज्जुब है कि ये मतलब मुश्किल लग रहा है कि कैसे इन्होंने वहाँ किया होगा। ये सारी इस तरह की आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई वो तड़का नहीं था गुफ्तगू में, कोई वो रिबट्टल के अंदाज में कुछ नहीं था। रिबट्टल से बुनियादी तौर पर अगर सच पूछें तो मैं रिबट्टल से ज़हनी तौर पर मुतनफ़र भी हूँ, तंग भी आया हुआ हूँ। किस लिए कि आप किन को रिबट्टल दे रहे हैं? आपके ख्याल में जो फैसले करते वक्त इस तरह की खुली खुली और नंगी और वाज़ेह बेईमानी को और मुनाफ़क़त को और तज़ाद को और डिस्क्रिमिनेशन को, इम्तियाजी सलूक को, गैर सियासत के अंदर गैर सियासी प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करवाने वालों को, उनको आप अब क्या बताएंगे? इस वक्त वो तो वही है कि वो ऊंट के बारे में कहा जाता है कि उसको आप धक्का देके नहीं गिरा सकते, वो अपने पेशाब से स्लिप होकर गिर जाता है। तो ये जो इस वक्त आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, ये ऊंट अब खुद ही स्लिप होकर गिरेंगे, क्योंकि इनका अब चलने वाला काम कोई नहीं है।
22 करोड़ के ऊपर फुदकने और नाचने वाले जो हैं उनका उन 22 करोड़ से कोई ताल्लुक नहीं है। 22 करोड़ को आज कहत साली आन घेरे और उनके पास महंगाई इस काबिल ना छोड़े कि जैसे वो आटे की कीमतें और गंदम की और इंपोर्ट पे जो रशिया से मंगवा रहे हैं, फलां जगह से मंगवा रहे हैं, अगर वो 22 करोड़ प्रैक्टिकली भूखे मरने लगे तो बिलावल हाउस जो है उसके एक खिड़की और एक दरवाजे की कीमत भी जो है वो उन नदारों के ऊपर नहीं खर्च की जाएगी। जाती उम्रा के जो हैं महल, उनकी मालियत का 10वां 100वां 1000वां हिस्सा भी उनके ऊपर जाके इनफरादी ज़ाती हैसियत में किसी ने खर्च नहीं करना। बनी गाला वाला जो 300-400 कनाल का रकबा है और वो महलनुमा रेजिडेंस है, उसने उसी तरह चलते रहना है। वहाँ पे कुत्ते भी पलने हैं, सब कुछ है। मरने लोग जो है वो सहराओं में, गाँव में, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में, और वहाँ फिर उनकी जो इमदाद है वो भी बिलो द डिग्निटी, गैर इंसानी सतह पर होनी है, क्योंकि उनका सोच कोई नहीं रहा। उनकी तो हेड काउंटिंग के लिए वो मरने के लिए आगे करने के लिए चाहिए। इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं, आज मेरे एक प्रोफेसर साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि आज हमारे हिस्टोरिकल क्लब जो दोस्तों का था उनमें से वो कल वाला जो प्रोग्राम था, वो कहते हैं कि 10-15 प्रोफेसर्स ने हमने मिल के देखा। नेचुरली वो अहमदी तो नहीं थे जो उनके क्लब मेंबर्स थे, लेकिन वो मुत्तफिक थे कि ये हैं हमारे मसाइल। इसी तरह से जिनको गंदम ना फ्राहम होने की, आटा ना दस्तयाब होने की, दवाइयाँ ना मिलने की और महंगाई की सूरत में उनके पास पैसे ना होने की मुसीबतें पड़नी हैं, उनके लिए तो इन लोगों ने तो कोई नहीं उनके काम आना। लेकिन आज़ सल्लल्लाहु के शमाइल के बारे में एक वाक़या पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहालत के अरब की जो रस्में बहुत पसंद थीं, बहुत सारी चीज़ों को तो आपने डिस्कार्ड भी किया, फरमाया कि ये नहीं चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों को रखा। उनमें से एक ये थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अहले अरब में, बद्दुओं के मुआशरे में जो भी वो था, एक दस्तूर था कि अगर कहत या मुश्किल आ जाती थी तो सारे लोग अपना अवेलेबल रिसोर्सेज और अपना गल्ला एक जगह ढेरी करके उसको हेड्स पर तकसीम कर देते थे। किसी के अगर 10 किलो है या 10 मन है, वो एक जगह जमा करके फिर उसको दोबारा तकसीम करते थे, और सबको मतलब जो भी हिस्सा रसदी आता है, ताकि कोई भूखा ना मरे। अब ये इस तरह की चीज़ें हैं जो जिनका वाली वारिस इन अफसराना अशराफिया जो है और पॉलिटिकल अशराफिया, इन्होंने उस वक्त साईं खसम कौन सा बनना है, उस वक्त तक ये चंद बातें। क्योंकि एक बात तो वो, मैं जैसे कोरोना से ज़्यादा बड़ा तो इब्तला अभी रिसेंट हिस्ट्री में कोई नहीं आया था लोगों पे। उस वक्त मुझे डॉक्टर फ़हीम साहब अमेरिका वाले जो, उनकी बड़ी बात पसंद आई। वो मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, जो ऐसे ही लगा कि मेरे दिल में भी यही बात आ रही थी कि वो किसी टेलीविज़न इंटरव्यू देते हुए उन्होंने, वो वहाँ तो सेंसेशनलिज्म की बीमारी है, तो वो बार बार ऐसा सवाल कर रही थी वो खातून, पाकिस्तान टेलीविज़न उस किसी एंकर टीवी चैनल की, कि अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा, इंसानियत के ऊपर एक इब्तला के रंग में एक मुश्किल के वक्त में मुश्किल वक्त आया है, बहुत बड़ा औखा वक्त है, लेकिन इंसानियत ने इससे अगली तरफ जाना है। जो इंटरनेशनल सिनारियो में वो बात थी, आपके नेशनल पॉलिटिकल सिनारियो पे इस वक्त अगर आप कहें कि कोई झूठी उम्मीद, इन दिलों में से ना तेल निकलना है, ना इन बद नीयतों में से हुस्न नीयत और हुस्न मुआमलत के साथ अवामुन्नास का दर्द रखने वाली लीडरशिप, इनकी कोख से कोई नहीं पैदा होनी। और सरदस्त जो इनकी हरकतें हैं, चाहे वो हुकूमती सेटअप हो, चाहे वो अपोजिशन हो, वो खुदा खौफी के साथ अपनी इस्लाह अहवाल की तरफ बिल्कुल जाते हुए नज़र नहीं आ रहे।
अभी तो टकराव की तरफ और खींचातानी की तरफ बात जाएगी। 3 4 5 बेईमान लड़ेंगे, उनमें से जो सेमीफाइनल में आएंगे कुछ, फिर उसके बाद होगा, फिर वो फाइनल होगा। आखिर में जो ज़्यादा ताकतवर है वो दूसरे को ज़ेर करेगा। अभी तक तो ये सीन चल रहा है, ये नज़र आ रहा है मंजरनामा। लेकिन इस मंजरनामे में एक इस्लामाबाद में ही एक अच्छा सोचने वाले नौजवान हैं, उनसे बात करते हुए कल ही मैंने कहा कि हुकूमत की मदद के बगैर, न सिर्फ मदद के बगैर बल्कि सारी मुखालफाना पॉलिसियों के बगैर, बेहतरीन टेस्ट केस ऑफ बेस्ट सर्वाइवर जो है वो जमात अहमदिया ही है अभी तक पाकिस्तान में। किसी जगह हॉस्पिटल वहाँ पर जो काम कर रहा है और अरसा दराज से, मतलब 4-5 दहाइयों से कर रहा है, और उसमें बल्कि एक दफ़ा हमारे गैर जमात दोस्त आए हुए थे, सीनियर अफसरान थे, मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया, तो उनकी बेगम जो हैं वो ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट का ऐसे विज़िट करते हुए वो एक इंतज़ामी ओहदेदार और डॉक्टर से पूछती हैं कि ये तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है, क्या इसमें गैर अहमदी मरीज़ों की रेशो बढ़ जाए तो फिर भी आप ये SOP ऐसे ही रखते हैं? तो उन्होंने उस दिन का जो लॉग बुक थी वो मंगवाई और उनको दिखाया। कहते हैं आज जब आप पूछ के बड़ी खुश हो रही हैं ना कि आज हमने आइडियल इनके लिए सारे इंतजाम आपको लगे हैं, तो इस वक्त इत्तफाक आप चेक कर लें, ये इसके मुताबिक 100 में से जो हमारे पास एडमिटेड हैं वो 64 मरीज़ जो हैं वो नॉन अहमदी हैं, 36 हमारे हैं, 64 आपके हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये हॉस्पिटल जो इस तरह बिला इम्तियाज़ खिदमत पेश कर रहा है पिछले 5 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से, उसको वो जब टैक्स चार्ज करते हैं तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे कमाई वाले अस्पताल होते हैं ना, जैसे कि प्राइवेट इंडस्ट्री जिस तरह होती है, इस तरह उनसे टैक्स चार्ज करते हैं। हालांकि वो एक पब्लिक की खैर खाई के तौर पर खिदमात पेश कर रहे हैं, और हज़ार किस्म के रास्ते में बंद करने के बावजूद सारी, यानी प्रो तो क्या एंटी हिकमत अमलियाँ सरकारी स्टेट की हुकूमत की, इसके बावजूद ना तालीम में, ना सेहत में, ना पब्लिक हेल्थ में, ना पब्लिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी में, ना लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी क्राइसिस के दिनों में भी और आम दिनों में। वजह क्या? इंसानों का एक दूसरे से ताल्लुक़ है, इंसान एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, इंसान खुदा के खौफ की वजह से अपने साथ वालों का ख्याल करते हैं। और उसी दोस्त को मैंने कहा 30 साल से तो मेरी तुम्हारी दोस्ती है, 30 साल से तुम वही हो जो नॉन अहमदी सुन्नी और मैं अहमदी हूँ। हमारे हर लिहाज से एकेडमिक वास्ते भी हैं, हमारे फैमिली टर्म भी हैं, हम खुशी गमी में भी शरीक होते हैं। आज तक मुझे किसी लेवल पे 50 साल तक का हो गया हूँ, मुझे तो आप लोगों से नफ़रत की तालीम नहीं दी गई। और इत्तफाक ये है कि आपके घर से भी आपको नई तालीम, उनके पास जाएं, उनकी वालदा इसी तरह हमसे मोहब्बत करती हैं, इसी तरह हमारा वो रिगार्ड करती हैं, बल्कि मेरे बच्चे हों तो उनके साथ भी उसी तरह अपने पोतों की तरह समझती हैं, बच्चों की तरह। इससे क्या मतलब अकायद में तो कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन वो जो माशरती रख रखाव था, जो इंसानी कदरें थी, जिन ह्यूमन वैल्यूज़ को इस वक्त का पाकिस्तान दिन ब दिन तेज़ी से अपने अंदर से गरकाब होते हुए देख रहा है। अब 22 करोड़ को इंफरादी सतह पर वो ह्यूमन वैल्यूज़ सबसे पहले स्टेप में स्नैच बैक करनी है, जो इस वक्त आपको मुतनफ़र करने और आशिक़ रसूल के नाम पे कत्ल करने और ख़त्म नबूवत, अल्लाह दे बंदे, ख़त्म नबूवत के तो अगर आपके नज़दीक हम मुनकर थे, जो कि हम नहीं हैं, तो वो तो हम 125 साल से थे, अकीदा तो हमारा वही था। ये पिछली 2 दहाइयों में कौन सी नई ख़त्म नबूवत हो गई है?
मिर्ज़ा साहब को, बानी जमात अहमदिया को जो कुछ भी करके हमने खुदा की तरफ से फरिस्तादा और इस ज़माने का इमाम महदी और मसीह माऊद और जिसकी खुशखबरी थी सही मुस्लिम में, जिसको 4 दफ़ा नबीउल्लाह फरमाया गया था, हमने वो समझ के माना हुआ था, एलानिया करके माना हुआ था। पिछली 2 दहाइयों में कौन सा नई बासत हुई है? 5वीं खिलाफत आ गई है। कौन से खलीफा ने रिव्यू किया है बानी जमात अहमदिया की तालीमात को कि मैं ज़रा हालात के मुताबिक ढाल दूँ इनको? वो तो उसी को लेके चल रहे हैं। इसलिए अब चूंकि नुकसान आपने मज़हब का तो जो है वो एक दोस्त का जुमला है, वो कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी हिमाकतों की सज़ा इस दुनिया में और गुनाहों की आखिरत में मिलेगी। इस वक्त आप जो समाजी हिमाकत कर रहे हैं उसकी सज़ा आपको रोज़ाना की बुनियाद पर भुगतनी पड़ रही है। बारागांव से मेरे एक प्रोग्राम भी सुनते हैं, अहमदी फैमिली नहीं है, तो कहते कि करिए कि मैं करो ये कि चुप करके घर में बैठ के पढ़ना शुरू करें, अपने बच्चों बच्चियों को जहाँ तक मुमकिन है तालीम दिलवाएं और कम से कम बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा घर रहें। ये अपनी इंसानियत को और अपनी कैपेबिलिटी को इंटेक्ट करने का तो वक्त है ना, ये ख़ास तौर पर उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो हो जाए। बाकी ये ऊपर वाले ये जो बहुत बड़े बड़े थंब हैं, ये चूंकि उन्होंने एटीट्यूड वो अपना लिया है, रास्ते वो अपने लिए चुन रही हैं जो हैं हलाकत के। कव्वे सरबराही कर रहे हैं, अरबी के एक शेर की रूह से कि अगर कव्वों को तुमने अपना सरबराह बना लिया, गिद्धों और चीलों और कव्वों को, तो वो मुर्दार तक आपको ले जाके छोड़ेंगे। तो इन्होंने तो उससे पहले पहले बाज नहीं आना। आप अपनी इंसानी औसाफ, इंसानी रख रखाव, एक दूसरे से मोहब्बत, अकायद के मुख्तलिफ होने के बावजूद इंसानियत के इश्तराक की बुनियाद पर एक दूसरे का लिहाज, उनके औखे वक्त में साथ देना, मुश्किल वक्त हो तो हमसाये के हक़ का ख्याल करना, ये छोटी छोटी अपनी अपनी नेकियां संभाल के रखें। बाद में इन्हीं की बुनियाद पर बचा हुआ ह्यूमन स्टफ़ होगा जो अपने अंदर से लीडरशिप पैदा कर लेगा। ये आज मरे के कल मरे, इनके इनके वो अतवार ज़िंदा रहने के वाले हैं ही नहीं। दुनिया में किसी एक मुल्क की मिसाल हो तो कमेंट्स में बता दीजिए कि ऐसे 2 नंबरी, ऐसे दोहरे मेयार, इतनी डिस्क्रिमिनेशन और ऐसी बेइंसाफ़ियों और ऐसी समाजी बदहालियों के बाद फ़लाँ मुल्क में मुआशरा तरक्की कर गया था। हमारे इल्म में नहीं है, आपको पता चले हमें ज़रूर बताइए ताकि हम आपकी झूठी उम्मीद में फिर आपके साथ खड़े हो जाएं आगे। फ़िलहाल आम इंसान, आमत उन्नास, इनके मनहूस सायों से दूर रह के अपनी पाक इंसानी वैल्यूज़ और मोहब्बतों को फ़रोग़ देने वाले छोटे छोटे जो उनके बस में इक़दाम हैं उन पर नज़र रखें और अपनी सलाहियतों को जिस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना बचा के रख सकते हैं वो कर लें। अपना दरवाज़ा बंद रखें इनके ऊपर और खामखा की अपनी वो जो सपोर्ट है वो इनको दे के अगले दहाइयों के लिए भी अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल अपने हाथों से तारीक ना करें। अल्लाह तौफीक दे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।